ठीक है। इन YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई, अभी तक मैं आपको बता चुका हूं, फिर बार बार कह रहा हूं वापस, आप मुझे बताएंगे क्या? चलो एक बार देख लो इसको। यहां ये रही आपकी दो स्लिट्स। कुछ बच्चों का तो यह हाल है कि वो बस मतलब पता नहीं किस धुन में है। आप कौन सी धुन में है ये तो आप ही जानते होंगे। देखिए ये जो दो स्लिट्स जा रही हैं S1 एंड S2, सॉरी इन दो स्लिट्स S1 और S2 से जाने वाली वेव्स जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर पहुंच रही हैं तो वहां पर पहुंचते समय इनकी जो दूरी है उसको मैंने कितना लिया था, y, याद है? तब हमने कहा था कि yn मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, n d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, यानी कि किसकी हो गई, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। बिना पढ़े लिखे कुछ भी नहीं होगा भाई। ये क्या करके बैठ रहे हो तुम लोग? जब भी पूछो तभी ये नहीं पता, वो नहीं पता, ये नहीं पढ़ के आए, वो नहीं पढ़ के आए, पता नहीं क्या, कब पढ़ोगे? yn डैश डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज टू n माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 2d। ये क्या हो गई? ये होगी सर डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ठीक है ना? डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। चलो जी ये क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज दिस? कैपिटल D। ये क्या है सर? स्मॉल d। और ये मैंने भाई बता दिया आप लोगों को। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, जो लाइट हमने यूज किया उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो दो फॉर्मूले हैं पहली बात तो। और मैंने इसके अलावा जो एक टॉपिक करवाया था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? एक क्या बचा, एक और फॉर्मूला है बस, क्या? फ्रिंज विड्थ। अभी मैंने बोल दिया फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। अरे भाई दोनों की सेम होती है, फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज और फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना? दोनों की क्या होगी? सेम होगी, ठीक है ना? फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कितनी होगी सर? वो सेम होगी। बीटा बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, बीटा बराबर कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये सब फॉर्मूले हैं हमारे पास, ठीक है? आप जरा लिखिए क्वेश्चन क्या लिखवाया। इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। और अभी देखिएगा, बार बार आपको कह रहा हूं, फिर आप बार बार परेशान होते रहेंगे। इसमें मैंने ये भी बता दिया कि कैपिटल D क्या है, स्लिट से स्क्रीन की दूरी है, स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है, y क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम से ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज जो भी बन रही होगी वहां पर उसकी डिस्टेंस, वो भी कौन सी वाली, nth है। ये जो दो मैंने फॉर्मूले बताए ये nth के लिए हैं, ठीक है ना? क्लियर? बहुत अच्छे। पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, है ना? इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, ये होता है। एक्स इक्वल टू, हाँ ये क्या है, हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अगर हम पार्ट, पहली बात इसी, बस YDSC के क्वेश्चन में इन्हीं की जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत नहीं आएगी। उसी से तो ये बना है ना भाई, उसी से ये चीज बनी है, ठीक है? चलो लिखो अभी क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने में ही बेहतर रहेगा। क्यों? बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है मेन। तो क्वेश्चंस को खाली आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए और सॉल्व करिए। इसने कहा था डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड, यही कुछ लिखवाया था ना शायद, अभी कुछ लिखवाया था कि नहीं ये क्वेश्चन? इन, अच्छा ठीक है, तो ओके। इन YDSC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.28 mm। In YDSC the slits are separated by 0.28 mm। मतलब क्या दिया गया है? स्मॉल d कितना? 0.28 mm। क्लियर? 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away। स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.4 मीटर अवे। ये क्या दिया गया है? स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है? 1.4 मीटर अवे। ओके जी। द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज फाउंड टू बी 1.2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज
फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी, मतलब क्या दिया गया है, y4 कितनी दी है सर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, मतलब लैम्डा बताना है। करिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। बबीता हुआ क्या? हाँ, अगर सेंटीमीटर में बदल के, ये मैं मिटा दे रहा हूँ अभी, देखो फॉर्मूले, और बस डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहली बात ये देखिए क्या आएगा, y4 बराबर कितना सर, 4d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, कितने के इक्वल है, 1.2 अपॉन 100। ये हो जाएगा 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 1.4, कैपिटल डी की वैल्यू 1.4, लैम्डा मुझे निकालना है, स्मॉल डी की वैल्यू 0.28 इंटू 10 की पावर -3, mm में है ना, तो 1.2 अपॉन 100। अब मुझे लैम्डा निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 0.28 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 4 इंटू 1.4 इंटू 100। समझ गए ना? अब बताओ, इस 1.4, ये पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ाइए, ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 14 टू जा 28, ये पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 4 3 जा 12। सर ये हो जाएगा लैम्डा बराबर 3 2 जा 6, और ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 की पावर -3 रहा, और नीचे कितना है 5, 10 की पावर 5, तो ये ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा सर 60 इंटू 10 की पावर -8, मतलब 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। नहीं हो पा रहा है क्या ये बबीता? हो गया पक्का? ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू होगी 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में बताओ, एंगस्ट्रॉम में बताइए। तो सर 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब सर लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 10, सब मिला जुला कर ही हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 6 कितना 6000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। खत्म बात। लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, नेक्स्ट देखो, बढ़े आगे। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन, वो क्या नाम था, दुष्यंत, समझ में आया कि नहीं तुम्हें? पक्का? ठीक, बढ़िया से क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, नोट कर रहे हो क्या इसको? हो गया, बहुत अच्छा। सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या, सिंबॉलिक फॉर्म में बताइए, क्या मतलब है इस बात का? पीछे वाले तीन लोग, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या? सिंबॉलिक फॉर्म में बताइए। y6 बस। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोला है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज से सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज की दूरी y6 माइनस y1। यार दिमाग से काम लो ना। पहली ब्राइट फ्रिंज से छठी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी बताइए, कितनी? y6 माइनस y1 हो जाएगी सर। भाई फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मतलब y1, सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज मतलब y6। क्लियर? तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, कितनी हो जाएगी? y6 माइनस y1 इज इक्वल टू, इसने कहा था डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड इन YDSC इज फाउंड टू बी 12.5 mm। कितनी दी है? 12.5 mm। हो गया। अब द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.12 mm। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज मतलब क्या? स्मॉल डी। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी कि स्मॉल डी कितना दिया है? 0.12 mm। 0.12 mm। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। ओके जी, अब क्या कहा है? एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 60 सेंटीमीटर। मतलब कितना? कैपिटल डी दिया है सर 60 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कहा है? कैलकुलेट
फर्स्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इन नैनोमीटर। देखिए दो बातें पूछी हैं, क्या क्या, फ्रिंज विड्थ बोले तो फ्रिंज विड्थ मतलब बीटा, वेवलेंथ इन नैनोमीटर, किसमें बतानी है ये, नैनोमीटर में। उसने स्पेशली कह दिया कि वेवलेंथ बतानी है नैनोमीटर में। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बताइए फ्रिंज विड्थ कितनी आई, हाँ एमएम है, एमएम। छठी ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी, मतलब सर अगर यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा है तो मान लो यहां ध्यान लगाओ, ये पहली है और ये छठी है। सर ये फर्स्ट ब्राइट है और ये सिक्स्थ ब्राइट है। सर सिक्स्थ ब्राइट की दूरी कितनी होगी सेंटर से, y6। सर फर्स्ट ब्राइट की दूरी कितनी होगी सेंटर से, y1। अब y6 में से y1 को माइनस करूंगा तो ये आएगा बच्चे, ये तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में ये दे रखा है, लेकिन सर y6 पहले निकालेंगे, y1 फिर निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या दिमाग लगाएंगे, देखो y6 की वैल्यू रखेंगे 6d लैम्डा अपॉन स्मॉल d, माइनस y1 की वैल्यू रखेंगे d लैम्डा अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू, बताओ कैसा है ये कैसा आया, ये बताओ कैसा है ये। सर छठी ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस निकालनी होगी तो किसमें रखेंगे, एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो इसका मतलब 6d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। और पहली ब्राइट फ्रिंज की निकालनी होगी तो सर 1d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब छठी ब्राइट फ्रिंज की दूरी में से पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी को माइनस करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट और सिक्स्थ आ जाएगी, आएगी ठीक। अब ये 12.5 इंटू 10 की पावर -3। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन ले लूं, बोलो दीप्ति, डी लैम्डा बस, हाँ तो पूरा बोलो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अब ये कितना हो जाएगा 6 - 1। अब तुम कहोगी सर मैं भी तो यही कर रही थी, वो तो लक बाय चांस हो गया, 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। समझ गए, y6 में से y1 को माइनस नहीं करना है, मतलब ये नहीं करना है कि 6 में से y1 माइनस कर रहे हैं। आया वही है तुम्हारा भी, यही था ना देखते, यही था क्या, लेकिन हमने ऐसे सोच कर नहीं लिखा था। हमने क्या सोच के लिखा था, सर ये 6 में से माइनस कर देंगे 1 को तो 5 भी आ जाएगी, ये नहीं करना है, ठीक है ना। अब बताओ 12.5 इंटू 10 की पावर -3, फॉर्मूले में रखो, आंसर लाओ जल्दी से। क्या 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 लाना है, लैम्डा लाना है। तो लैम्डा लाने के लिए सर बताओ क्या करूं, लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा सर 12.5 इंटू 10 की पावर -3 स्मॉल डी अपॉन सर 5 इंटू कैपिटल डी। बताओ बच्चे 12.5 इंटू 10 की पावर -3, मुझे बताओ स्मॉल डी की वैल्यू कितनी रख दूं, स्मॉल डी की वैल्यू सर ये रही 0.12 इंटू 10 की पावर -3, ये रख दीजिए, ठीक है ना। प्रेरणा समझ में आ रहा तुम्हें, ठीक है चलो। अब बताओ ये हो गया, इसके बाद अपॉन में 5 इंटू कैपिटल डी, बताओ भाई 60 सर सेंटीमीटर है तो उसको क्या सर किस में बदल लेंगे, मीटर में। इसको यहां से सॉल्व करिएगा आपको लैम्डा मिल जाएगा। बताइए कितना आया, और ये हो जाएगा 5 से इसको घटाऊंगा तो 2.5 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। और ये कितना जाएगा, पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 बढ़ा दो, ठीक है। तो ये कट के सर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सर 5 से 0.5 को कटाऊंगा तो 0.5 आ जाएगा, आ जाएगा। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 सर 10 की पावर -6 हो जाएगा, अपॉन में सर 5 हो जाएगा, केवल 5। नहीं समझे, हाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या मेरा, बोलो। कहीं कुछ गलत लिख दिया, 5 से इसको कटाया तो 2.5 आ गया ना। और फिर एक ये 5 बचा, अच्छा वो कटा चुके हैं, वो कटा चुके हैं, नीचे भी लिख दिया, लेकिन है ना भाई इस 5 से इस 2.5 को कटा चुका तो कितना आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर -6 क्या मीटर। आंसर किस में आया होगा अभी, ये मीटर में। बताओ मुझे आंसर किस में देना है, नैनोमीटर में। तो बच्चे 1 मीटर में कितना नैनोमीटर, रुको आर्यन बता, देखो आर्यन 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 10 की पावर -9। क्या करते हो, दिमाग लगाओ दिमाग। मीटर बड़ा है या नैनोमीटर, मीटर बड़ा है या नैनोमीटर नैनोमीटर तो क्यों। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में बात आ रही, इतने कंफ्यूज हो क्यों यार, कंफ्यूजन
भाई एक बात तो बताओ मेरे प्यारे, कोई भी कैसे बदल देगा कि सर पेंसिल की स्पेलिंग PENCILE होती है, आपको क्या है यार, पक्का सच में यही, और क्या बदलूंगा सर मैं, यही तो होगी और क्या होगी। जब तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तो कहोगे कि हाँ सर यही होती है। अब बदल रहे हो बार बार। मीटर बढ़ाया या नैनोमीटर, पक्का 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, 1 मीटर में 10 की पावर 9 प्लस 9 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि सर मीटर बड़ा होता है, नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, तो 1 मीटर में सर 10 की पावर 9 मीटर होंगे। लेकिन हमारे दिमाग से, हमारी जुबान से सबसे पहले 10 की पावर -9 क्यों निकलता है, क्योंकि सर ज्यादातर हम मीटर को नैनोमीटर में नहीं बदलते, ज्यादातर क्वेश्चन में आता है नैनोमीटर को मीटर में बदलना, तो वहां में आदत पड़ी रहती है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। तो जब नैनोमीटर को मीटर में बदलना हो तो ऐसा करेंगे। क्लियर, अभी आएगा ऐसा भी, नहीं समझे। अभी हम आगे चलेंगे फिजिक्स में, तो हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, और उसमें आएंगी बार बार क्या कि वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर की लाइट हमने यूज की है, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, या इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, कहाँ, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में ना, तो वहां पे ये सब आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो सब कुछ बता रहा हूं, आप लोग काहे नहीं दिमाग लगा रहे हैं, ठीक। अब बताओ, उसने हमसे कहा मीटर को नैनोमीटर में बदल दो, तो भाई 0.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 9 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब 10 की पावर -6 और ये मिलके कितना हो गया सर, ये हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर 3। अब 0.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500 नैनोमीटर। कितना आ गया आंसर, 500 नैनोमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं, अभी कोई डाउट है नहीं, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, और क्या पूछा था, फ्रिंज वेट। फ्रिंज वेट मतलब बीटा, क्या होगा बच्चों, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। मैं इस पे इतने क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, भले अभी पता नहीं प्री बोर्ड में आया था कि नहीं आया था, YDSC पे क्वेश्चन नहीं आया इस पे, ओके, लेकिन मैं फिर कर रहा हूं, मेरा पूरा मन कर रहा है, लग रहा है इस बात का, मुझे पूरा मतलब पूरा अंदाजा लग रहा है कि इस पे क्वेश्चन आएगा पेपर में, समझ गए ना, फाइनल एग्जाम में। इस चक्कर में मत रह जाना। प्री बोर्ड मतलब ये थोड़ी होता है कि ऐसा ही यही पेपर आएगा, या मतलब जिस चैप्टर से हमने जो क्वेश्चन रख दिए वही आएंगे। सिर्फ एक पैटर्न है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इस तरह क्वेश्चंस आएंगे, पेपर का पैटर्न ये रहेगा, समझ में आ रही बात ना। हाँ ये भी मैं कह सकता हूँ लेवल लगभग ऐसा ही रहेगा, खासतौर से केवी के जो पेपर हो रहे हैं, सभी लोगों के लिए भी मेरा सजेशन है कि जो केवी के पेपर हो रहे हैं प्री बोर्ड्स, उन पेपर को देख लेना, लगभग ऐसा ही लेवल रहेगा, हल्का फुल्का माइनर ऊपर नीचे हो सकता है, हालांकि नहीं, हाँ नीचे होने के चांस कम है, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा बस, थोड़ा बहुत ऊपर। बार बार कह रहा हूं, इससे मुश्किल नहीं आता पेपर, ये जान लीजिएगा। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको सोचेंगे फिर अगर भैया ऐसा आ गया तो कुछ लोग अभी सोच रहे होंगे ऐसा आ गया तो मजा आ जाएगा, यही सोच रहे होंगे, मुझे मालूम है। ऐसा आ गया तो मजा तब मानूं जब आप मुझे यहां नंबर लाके दिखा दो। अभी हुआ है पेपर, तो इस पेपर के बाद आप यहां दिखा दो पहले नंबर लाके, तब तो समझेंगे कि वहां जाएंगे नंबर। ये सिर्फ लगता है भाई, पेपर दे के आने के बाद पेपर आसान ही लगता है। जब वहां बैठे होते हैं हॉल में, जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, तो तब वहां समस्या दूसरी हो जाती है, समझ गए ना। पिछले साल का पेपर पूछेंगे आपसे, मैं आपसे बोलूँ अच्छा देखो पिछले साल का पेपर है भाई, ये मैं यहाँ पेपर डिस्कस करूंगा और आपसे कहूँगा देखो लास्ट ईयर का पेपर है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा आ गया तो मज़ा आ जाएगा। फिर मैं कहूँगा उससे पिछले साल का उठा लेते हैं, फिर उससे पिछले साल का डिस्कस करेंगे, सर ये भी आ जाए, ऐसा भी आ जाएगा तो भी चलेगा सर, मज़ा आ जाएगा। इसके पिछले वाले कहूँगा सर पता क्या है, क्यों लग रहा है आपको, एक बात, अगर पिछले 3 सालों में आप कह रहे हैं ऐसा आ गया तो हो जाएगा, तो इसका मतलब पिछले 3 सालों से एक ही जैसा आ रहा है, समझ गए ना। तो अगली बार भी ऐसा ही आएगा। लेकिन जब अपने देने बैठते हैं ना पेपर बच्चे, दूसरे के पेपर को आसान कहना या उस पेपर को यहाँ रिलैक्स मूड से डिस्कस करना एक अलग कहानी होती है। जब पेपर में लिखना पड़ता है ना तब अलग कहानी हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर, एक बात। दूसरी बात, जनरली वो पेपर हमारे देखे हुए होते हैं, जो पिछले सालों के आए हुए पेपर्स होते हैं वो हमारे देखे हुए होते हैं। और तो और आपको क्या लगता है, नीट और जेईई मेंस का पेपर भी आप पिछले सालों के 10 सालों के पेपर लगा लो एक बार, उसके बाद जब भी मैं आपसे बोलूंगा ये देखो भाई पेपर 2019 का पेपर है ये, तो आप बोलोगे 2019 का पेपर, भैया ऐसा आ गया ना मज़ा आ जाएगा, मेरा तो पक्का है फिर सिलेक्शन, ऐसा ही आएगा। 18 का उठा के देख लेना उसका भी वैसा ही लेवल है, 17 का उठा के देख लेना उसका भी वैसा ही लेवल है, 20 का उठा के देख लेना उसका भी वैसा ही लेवल है, ऑलमोस्ट एक ही जैसा लेवल रहता है पेपर का।
ऊपर नीचे हल्का बोलो, कितना डिफरेंस आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है सर। उसमें अगर 40 क्वेश्चन मॉडरेट थे, इसमें सर 42 क्वेश्चन मॉडरेट आ गए, इतना ही होता है। ये नहीं कि आप एकदम बिल्कुल कह देंगे कि पिछले साल एकदम आसान आया था, अगले साल बिल्कुल टफ आ गया, समझ गए ना। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर के पढ़िए और मन लगा के पढ़िए ध्यान से, ठीक है। पेपर आसानी आएगा, मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारी समस्या ये है कि आसान को भी नहीं कर पा रहे हो। यहां जब बोलेगा कोई भाई ये निकाल दो, तो फॉर्मूला लगा के भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं। हो गया ये, किसी का आंसर आया क्या? 2.5 × 10 की पावर -3 मीटर, 2.5 × 10 की पावर -3 मीटर। सुनो बच्चों, यही क्वेश्चन MCQ में होता और ऐसे लिखा होता, सुनिएगा ध्यान से, यही क्वेश्चन MCQ में होता, फ्रिंज विड्थ ऑफ दिस फ्रिंज, तो आपका जवाब आता 2.5 × 10 की पावर -3 मीटर, यही आंसर आता ना, यही सॉल्व करके आता आपका। तो फिर आंसर ऑप्शन में लिखे होते क्या? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, 2.5 डेसीमीटर, 2.5 मीटर, 4 आंसर होते। बोलिए क्या सही है? नहीं समझे? क्या होता? 2.5 मिलीमीटर, mm, समझ गए ना। क्योंकि भाई मैंने क्या बोला, आंसर आपका इसका क्या आया? 2.5 × 10 की पावर -3, तो 2.5 × 10 की पावर -3 mm है, सॉरी मीटर में है अभी। तो सर इसको mm में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, 2.5 mm आंसर होगा इसका मतलब। क्लियर? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार मुझे बताने नहीं पड़ेगा कुछ भी, ठीक है। बात ना करो, इधर ना लो, है ना। लिखो, इन YDSC with monochromatic light, fringes are obtained on the screen placed at a distance D, placed at a distance capital D। क्या बोला है, वापस रिपीट करो। इन YDSC with monochromatic light, fringes are obtained on the screen placed at a distance capital D from the slits। कुल मिलाकर आपको D नहीं दिया है, बस उसको सिंबॉलिक फॉर्म में दे दिया कि स्लिट से स्क्रीन की दूरी कितनी है? कैपिटल D है। ओके जी। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई, ऐसे क्वेश्चन को लिखवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप दिमाग से सोच लेंगे तो फिर लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बड़ा सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। इसने कहा इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई 5 × 10 की पावर -2 मीटर टूवर्ड्स द स्लिट, ठीक है, 5 × 10 की पावर -2 मीटर टूवर्ड्स द स्लिट। क्या मतलब है इस बात का? स्क्रीन को स्लिट की ओर मूव कराया गया, कितना? 5 × 10 की पावर -2 मीटर। बच्चे कितना सेंटीमीटर? कितना सेंटीमीटर बबीता? 5 × 10 की पावर -2 मीटर दिया है, तो कितना सेंटीमीटर खिसकाया गया है? तुम लोग है ना, कितना? 5 × 10 की पावर -2 मीटर है ना। तो सर जब 10 की पावर -2 करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए करते हैं ना। तो सर ये समझो 5 सेंटीमीटर खिसकाया गया है। क्लियर? ओके जी। टू द स्लिट्स, द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ, द चेंज इन द फ्रिंज विड्थ इज 3 × 10 की पावर -5 मीटर। हो गया। The change in the fringe width is 3 × 10 की पावर -5 मीटर। ओके जी। If the separation between the slit is 10 की पावर -3 मीटर, separation between the slits मतलब स्मॉल d कितना है? 10 की पावर -3। Calculate the wavelength of the light used, calculate the wavelength of the light used। यार गजब क्वेश्चन है भाई। Calculate the wavelength of the light used। दीप्ति नंदनी ध्यान लगाओ, इधर क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं पूरा, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो ध्यान देना, ठीक है ना। देखो इसने कहा इन YDSE द मोनोक्रोमेटिक लाइट, इन YDSE, ठीक है, द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट, द फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड on the screen, fringes are obtained on the screen placed at D, placed at D from the slits, placed at D distance from the slits,
स्लिट से कितनी दूर रखी हैं? कैपिटल डी डिस्टेंस दूर रखी हैं। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाई, मूव्ड बाई कितना? 5 × 10 की पावर -2 मीटर, 5 × 10 की पावर -2 मीटर टूवर्ड्स द स्लिट, टूवर्ड्स द स्लिट। क्या हुआ ऐसा करने पर? द चेंज इन फ्रिंज विड्थ, द चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज 3 × 10 की पावर -5, 3 × 10 की पावर -5 मीटर। इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, if the separation between the slits is 10 की पावर -3 मीटर, calculate the wavelength of the light used, calculate the wavelength of the light used। आ गया क्या? वेरी गुड। क्या आंसर आया बच्चे? 6 × 10 की पावर -7 होना चाहिए। हाँ ठीक है, 6 × 10 की पावर -7 मीटर। वेरी गुड। एंगस्ट्रॉम में 6000 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोगों का आंसर भी आ गया। मैंने इसलिए मैं क्वेश्चन लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखते लिखते लोगों का आंसर आ जाएगा अगर किसी ने समझ लिया। नहीं आया, नहीं आया, ये कितने अफसोस की बात है। ये तो आसान है बच्चे, बहुत आसान। तुम लोग लेकिन क्या है ना, जरा सा मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मुझे इसीलिए अफसोस के साथ आज की क्लास लेनी पड़ रही है। यही हाल पहले बैच में देखने को मिल रहा था, यही तुम लोगों का हाल है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आप और पढ़ाई क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। खास तौर से तुम लोगों के लिए तो भाई बार बार कह रहा हूं मेरे प्यारो, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है। पैसे का लॉस हो जाएगा, दोबारा कमा लोगे, समझे ना? सेहत खराब हो जाएगी, दवाई वो खा के इलाज करा के ठीक हो जाओगे। समझ मेरी बात ना? जो समय बीत जाएगा चाह कर भी नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है ना? चाह कर भी नहीं कर पाओगे। और कंपटीशन को हल्के मत लीजिए। अब कंपटीशन बढ़ने वाला है, धीरे धीरे देखिएगा कितना कंपटीशन हो जाएगा। अभी हम कहते हैं भैया बायो वाले बच्चों का कंपटीशन बायो के साथ, मैथ्स वालों का कंपटीशन मैथ्स वालों के साथ, कम से कम सर आधे आधे तो हो गए हैं। कॉमर्स वालों का कॉमर्स वालों के साथ। अभी कुछ ही दिनों में सब कुछ जनरलाइज होने वाला है। मुझे लगता है इसी साल से, नीट तो इसी साल से कर रहा है ना? मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, समझ रहे हो ना? उस पर तुम लोगों के लिए और मुसीबत बढ़ गई है, समझ ना? अब मैथ्स वाले भी, यानी कि जिनके पास बायो सब्जेक्ट नहीं भी था वो भी दे सकते हैं। नहीं समझे? नहीं, ऑप्शनल से मतलब नहीं, नहीं नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। कुल मिला जुला कर नीट का एग्जाम है, आपने 12th कर रखा है, नीट का एग्जाम दीजिए, आपके अंदर दम है, निकाल लीजिए। तुम भी दे सकते हो, है ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। पहले आप एक बात बताओ, जो बच्चा नीट निकालेगा 90 क्वेश्चन उसमें बायो के आ रहे हैं, बिना पढ़े तो वो निकाल नहीं पाएगा। इसका मतलब वो पढ़ के आएगा, चाहे उसने स्कूल में पढ़ा हो ना पढ़ा, कहीं से पढ़ा पढ़ा तो होगा ना, तभी तो निकालेगा। भाई बिना पढ़े तो नहीं निकालेगा। नहीं समझे? बार बार कह रहा हूँ, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा भाई, घटेगा नहीं। अब मुझे मतलब मैंने ये अभी शायद 1-2 दिन पहले पढ़ी थी न्यूज़, मुझे लग रहा है ये इसी साल से लागू कर रहे हैं लोग, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन इसी साल से है। क्या था? अच्छा, जिसने बायो ऑप्शनल लिया है, अब मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं, वो तो मैथ्स बायो वाले अलग ही होते हैं, वो तो पहले से भी दे सकते थे। मान लो किसी बच्चे के पास मैथ्स बायो दोनों हैं, वो तो पहले भी दे सकता था। लेकिन जिनके पास मैथ्स बायो नहीं, तब तो कुछ नया हुआ ना, नहीं तो वो तो पहले भी दे सकते थे। भाई जो बच्चे मैथ्स बायो से पढ़ रहे हैं, मान लो इनके ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिन्होंने मैथ्स और बायो दोनों ले रखा होता है, तो जो मैथ्स और बायो दोनों ले रखे होते हैं वो तो पहले भी दे सकते थे, क्योंकि बायो सब्जेक्ट आपके पास है, तो फिर तो आप पीसीबी के बेस पर भरोगे ना। कि मैं तो पीसीबी पढ़ा हूँ तो मैं तो भर ही सकता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। स्कूल में मैंने एग्जाम भी दिया है बायो का। अब समझते ये आ रही कि कॉमर्स वाले भी और भी जो भी आर्ट्स वाले भी, इवन आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। ह्यूमैनिटीज आपके पास सब्जेक्ट आप दीजिए। मेन मुद्दा तो ये है ना कि आप, लेकिन अब तुम सोचोगे सर वो पढ़े नहीं होंगे तो कहाँ से निकालेंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा, देखना आप
देखना इस साल तो शायद ना हो पाए, लेकिन देखना अगले सालों में आपको ऐसे ही बच्चे देखने को मिल जाएंगे कि जो नीट निकाल दिए होंगे और आर्ट्स से पढ़े होंगे। समझ मेरी बात ना? वो क्या है भाई मेरे प्यारे, मेरे लाडलो, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुनिया में अलग अलग किस्म के बच्चे पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पढ़े, पता नहीं आपको अंदाजा नहीं है पढ़ने का उनके। वो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं बहुत। अभी तो 12th में, अभी आगे आगे बोर्ड में यही हो जाएगा कि भाई आप एक सब्जेक्ट फिजिक्स ले लीजिए, एक इकोनॉमिक्स ले लीजिए, आप इंग्लिश ले लीजिए, समझ ना, ये सब हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक नहीं, वो सही भी नहीं है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, अभी लग रहा तुम्हें ऐसा। हर चीज अपने साथ फायदे और नुकसान दोनों लेके आती है, ठीक है ना। नुकसान ये है कि देखो सुनो मेरी बात, इतना भटकाव पैदा हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है मुझे। आपकी लाइफ का कोई स्पेशल गोल ही नहीं रह जाएगा ना। आप कहेंगे सर मैंने ह्यूमैनिटीज इसलिए लिया, मुझे यूपीएससी करना है, और सर मैं नीट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ एमबीबीएस हो जाऊँ। तो दोनों काम तुम एक साथ करना चाहोगे तो फंसोगे, है ना। क्लियर है? इतने कन्फ्यूजन, इतना। और फिर रही बात इसकी, आपको क्या लग रहा है इतना आसान थोड़ी होगा बच्चे, कि मान लो कि आपने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा है 11th 12th पर, और आप सोच रहे हो कि नीट का एग्जाम में निकालूंगा, इतना भी आसान नहीं है। और उसके ऊपर कितना, इतना तो पढ़ नहीं रहा है वो। अब कुछ माँ बाप ये भी कहेंगे बेटा अपने ह्यूमैनिटीज अपनी चॉइस से लिया है, और नीट हमारी चॉइस से निकाल लो बेटा, वो तो डबल बर्डन देंगे कि एक काम करो, नीट का एग्जाम मेरी ख्वाहिश की वजह से निकाल लो, और वो अपनी चॉइस की वजह से कर लेना। बच्चे पर डबल बर्डन। तो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों होते हैं, ठीक है ना। चलो खैर लिखो, बताओ इसका क्या मतलब निकाला बच्चे, मेरे प्यारे ध्यान लगाओ यार, इसका क्या मतलब निकाला आपने। इसने कहा, देखो बच्चे ध्यान दो भाई, मेरे प्यारे ध्यान दो। पहले केस में स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितनी थी? कैपिटल डी। सर दूसरे केस में क्या कर दिया हमने, स्क्रीन को थोड़ा सा स्लिट के करीब ले आए। कितना करीब ले आए बोलो ना सर? डी माइनस कितना भाई? 5 सेंटीमीटर। तो डी माइनस, चलो 0.005 कर लेते हैं, 0.00, अच्छा 0.05, हाँ 0.05 मीटर। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? जब हम स्क्रीन को इधर ले आएंगे तो इसका मतलब दूरी जो है वो घट के कितनी हो जाएगी? डी माइनस 0.05 हो गया। और क्या किया सर? ऐसा करने पर इस केस में अगर फ्रिंज की विड्थ कितनी आ रही थी? बीटा। तो इस केस में फ्रिंज की विड्थ को मैंने मान लिया कितना? बीटा डैश। उसने कहा फ्रिंज की विड्थ में जो चेंज आएगा, अच्छा पहले तो आप मुझे बस इतना बता दो, फ्रिंज की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? ये काम करने पर फ्रिंज की विड्थ बढ़ेगी या घटेगी? सर घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? सर बीटा बराबर होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। सर आप कैपिटल डी तो ऊपर है ना बच्चे, बीटा बराबर क्या फॉर्मूला? डी लैम्डा अपॉन, अगर ये डी घटेगा तो बीटा भी घटेगा। इसका मतलब स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी अगर रिड्यूस हुई होगी तो बीटा भी क्या हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा। इसका मतलब क्वेश्चन के मुताबिक बीटा माइनस बीटा डैश, समझे ना, क्योंकि बीटा डैश छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा, बीटा डैश छोटा होगा। तो बीटा माइनस बीटा डैश कितने के इक्वल दे रखा है? 3 × 10 की पावर। क्लियर है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस, ये कितना हो जाएगा बोलो ना भाई? डी माइनस 0.05 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी इक्वल टू कितना? सर ये आ जाएगा 3 × 10 की पावर, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 × 10 की पावर -5। बताओ इसमें से आपको क्या क्या कॉमन नजर आ रहा है? चाहो तो एक काम कर लो, इसको ऐसे लिख लो, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस, इसको भी खोल दो, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, देखो यही आएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस 0.05 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कितने के इक्वल हो गया? 3 × 10 की पावर -5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लैम्डा क्या निकालना? मुझे लैम्डा निकालना है ना शायद, और स्मॉल डी दे रखा है क्वेश्चन में। क्या हुआ? कुछ गलत हो रहा है क्या? तो मैं वही देख रहा हूँ ना। चलो क्या होगा अब? 0.05 इंटू लैम्डा मुझे निकालना है, डी क्या है? स्मॉल डी बताओ बच्चों। 10 की पावर -3 बराबर 3 × 10 की पावर -5। इसको साइड ले जाओ, लैम्डा बराबर आ जाएगा सर 3 × 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में सर 0.05। इसको सॉल्व करोगे दौड़ते हुए आंसर जाएगा, कितना आएगा? 6 × 10 की पावर -7 ना मीटर, ये मीटर में आएगा। तो मतलब सर
लैम्डा बराबर आ जाएगा सर कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम। नहीं समझे? 6 × 10⁻⁻7 मीटर आया, मीटर। नहीं समझ में आ रहा? पक्का? बहुत अच्छे। तो इसका मतलब यहाँ पर लैम्डा अब मैं बार बार कर रहा हूँ, बस आज खत्म। इसमें मैंने खूब क्वेश्चन करा दिए, अभी इस पे आप चाहो तो मेरे पास तो मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन की लाइन लगी हुई है, इतने क्वेश्चन हैं और ऑलरेडी कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, सब ऑलरेडी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा, आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपका मकसद है आप जाके घर पे इन क्वेश्चन को लाइए। अगली क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न को पढ़ लेंगे, हाँ, डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट, यही है ना सिलेबस में। बस उसके बाद मामला इसका ओवर हो जाएगा, ठीक है ना, वे ऑप्टिक्स का। हाँ बच्चे, हाँ क्या, चलिए 1 मिनट रुक जाओ, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, बायो वाले बच्चे बायो क्लास में जा सकते हैं, ठीक है ना, मैथ्स वाले के लिए।